गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ भाई, आप सब कैसे हो? हाँ, गले में पहले से इम्प्रूवमेंट है भाई, पहले से है इम्प्रूवमेंट। उम्मीद यही है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। चलो जी, मुझे बताओ ज़रा एक बार कि प्रोनाउन चैप्टर में कहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, लास्ट सेंटेंस क्या था? ये क्रिकेट एंड चेस वाला तो हो गया था ना। इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अपना पूरा हो चुका है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अपना पूरा हो गया था, है ना। फिर मैंने आपको ये बताए थे इन्फिनेटिव क्या होता है, जिरेंड क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है ना। यही बात थी। लास्ट सेंटेंस मुझे लगता है कि मैं शायद आपको इस पे छोड़ के गया था, है ना। चलो, आगे बढ़ने से पहले दो तीन छोटी छोटी बातें। पहली, जो बच्चे तबीयत का पूछ रहे हैं, हाँ बच्चे पहले से गले में इंप्रूवमेंट है। बाकी तो देखो लगातार क्लास लेंगे तो ही पता चलेगा, लेकिन मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है जी, ठीक हो चाहे ना हो, अब आपकी क्लास में कोई ब्रेक नहीं आएगा, क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने 1699 वाला सब्सक्रिप्शन लिया था उनको मैंने बोला था कि आपको 2 बैच तो लाइव मिलेंगे, एक ये ग्रामर वाला जो भी आप देख रहे हैं और एक सुबह जो प्रैक्टिस वाला चलता है। 2 बैच तो ये आपको लाइव मिल जाएंगे, बाकी 8 बैच रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। 8 की बजाय भी मैंने आपको 11 बैचेस प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको जाने से पहले 28 तारीख को मैं आपको बोल के गया था कि टेलीग्राम पे वीडियो में डाल दूंगा, यूट्यूब पे भी डाल दी थी मैंने, कि कैसे आप अपने रिकॉर्डेड बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। उसमें मैंने बताया था कि जिन्होंने 26 फेब से पहले एडमिशन लिया था उनका वो एक्टिवेट हो चुका है। जिन्होंने 26 के बाद एडमिशन लिया है उनका भी मैंने बोल दिया है, उनका भी आपको मंडे ट्यूसडे लास्ट है, मंडे या ट्यूसडे नाइट लास्ट है, ट्यूसडे नाइट तक आप लोगों का भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ट्यूसडे नाइट तक आप लोगों का भी एक्टिवेट हो जाएगा, जिन्होंने 26 से लेकर ये जो 10th तक जिन्होंने एडमिशन लिया है उनका भी हो जाएगा। ठीक है। तरुण यार, उस वीडियो में भी बताया था, है तरुण, उस वीडियो में भी बताया था, ये जो रिकॉर्डेड बैचेस हैं इनकी वैलिडिटी आपको 6 महीने की दिखा रहा होगा। ठीक है, लेकिन वो मेरा काम है। मैंने आपको 1699 में 8 महीने की वैलिडिटी बोली है तो आपको 8 महीने मिलेंगे, वो मेरा काम है। ठीक है, उस वीडियो में ज्यादा नहीं तो मैंने 6 से 7 बार ये बात बोली है, वो मेरा काम है। उसी वैलिडिटी को बढ़वाना है कि ये 1699 वाला जो स्टोर वाला है उसके अंदर ही कोई नया फीचर आएगा, कैसे ना कैसे करके आपको ये टोटल सब मिलेगा। ठीक है, और जो प्लस बैचेस वाले हैं तुम्हें तो इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जिन्होंने प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है तुम्हें तो अभी मैं एक लिंक दे देता हूँ, चुपचाप अपना लिंक पे क्लिक करो, बैच चला लो लिंक दे देता हूँ तुम्हें। जिनके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है, आपको प्रोफाइल वगैरह पे नहीं जाना है, वहां जाओगे लिंक पे क्लिक करोगे, चीजें चलेंगी नहीं, फिर दिमाग खराब होगा। चुपचाप ये लिंक मैंने आपको दे दी, जिनके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है आप इसमें सारे बैचेस के आपके पास लिंक है, उन पे क्लिक करके चला लिया करो, आप इधर उधर चक्कर ना काटें। ठीक है भाई।
क्लियर है? चलो, पहली बात तो ये कि तबीयत में इंप्रूवमेंट है। दूसरी बात ये कि 1699 वाले बैचेस बच्चों का रिकॉर्डेड बैच एक्टिवेट हो चुका है। जिन्होंने 26 तारीख के बाद लिया था, आपका भी मंडे ट्यूसडे तक एक्टिवेट हो जाएगा। तीसरी बात, जिनके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है, लीजिए जी, आपको लिंक दे दिया, इस पर क्लिक करके चला लिया करिए। चलो जी, करें अब आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बैच को देखिए। ये जो भी बच्चे बात पूछ रहे हैं ना, वो कैब कितनी पढ़ें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें, और ये वो सब स्ट्रेटेजी वाली क्लास में बताया जा चुका है। प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करें, पहली क्लास से बैच को देखना हो तो देखें, वरना मत देखें, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है? अगर आपको वाकई में बैच करना और ऐसा बैच करना है कि जिंदगी में दोबारा आपको इंग्लिश की कोचिंग ना लेनी पड़े, तो इस बैच की पहली क्लास से शुरू हो जाइए। ज्यादा क्लासेस गई भी नहीं है, 8 के करीब क्लासेस इस बैच की गई है। और एक और जरूरी बात, सर आपकी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो रॉन्ग है, बिकॉज प्री अब ओनली क्वालिफाई है, 3 मंथ इज मोर देन सफिशिएंट टाइम। तो बच्चे आप 3 मंथ में करो ना, अमित कौन कह रहा है कि आप 1 साल लगाओ? मैंने एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से वो आपको स्ट्रेटेजी बताई, आपको नहीं अच्छी लगती आप मत फॉलो करो। आपको मेरे से पढ़ना ना अच्छा लगे तो मत फॉलो करो। मैंने तो आपसे टिप्पणी मांगी नहीं, सही है गलत है तुम्हें मानना है मान लो, नहीं मानना मत मानो। मैंने मांगी आपसे टिप्पणी? भाई देखो, मैंने उस स्ट्रेटेजी में आपको बताया कि 7-8 महीने आपको कम से कम लगेंगे, जो एवरेज स्टूडेंट होता है उसको। ठीक है? कोई बिल्कुल आइंस्टाइन हो तो मेरी मेरी तरफ से 2 महीने में करो, 1 दिन में करो, है ना, आधे घंटे में करो, मुझे क्या मतलब। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है उसकी वजह से आपको बता दिया। ठीक है? और जिनको भाई ज्यादा जो धुरंधर है वो अपना कर ले, मेरी तरफ से चाहे 1 दिन में प्रिपरेशन करो, मुझे क्या मतलब, जितना जल्दी करो उतना बढ़िया। बस मैं ये नहीं चाहता कि कुछ लोगों की या कुछ टीचर्स की या कुछ यूट्यूब वीडियोस को देख के आप, जो एवरेज स्टूडेंट है जिसने पहले कभी ये सिलेबस नहीं देखा है, वो बेचारा डिमोरलाइज हो जाए बिना मतलब। वो सोचे बाकी सब तो 4 महीने में 3 महीने में कर लेते हैं, है ना, मेरा बेचारे का क्यों नहीं हो पा रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे में क्या दिक्कत है। तो भाई देखो, जो एवरेज स्टूडेंट होता है उसको 8 महीने मिनिमम लगेंगे। ठीक? ये पत्थर की लकीर है। जो ज्यादा आइंस्टाइन की औलाद हो, अपना 2 दिन में करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक? तुम्हें अच्छी लगे मेरी स्ट्रेटेजी मानो, नहीं अच्छी लगे मत मानो। क्लास अच्छी लगे देखो, नहीं अच्छी लगे मत देखो, बस मुझे ज्ञान ना दे। मेरे पास इतना है कि संभल नहीं रहा है। ठीक है? चलो जी, आ जाइए। चलिए, मैंने जैसे आपको क्या बताया, पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा के गया था कि जीरेंड क्या होता है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक? और इन्फिनेटिव क्या होता है। ठीक है भाई? एक एक एग्जाम, इन्फिनेटिव मैंने आपको नहीं पढ़ाया था शायद पिछली क्लास में ना, इन्फिनेटिव अभी भी मुझे बताना है। एक एक एग्जाम्पल मैं आपको फिर से देके कुछ याद कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? फिर ये जो इसमें इन्फिनेटिव वाली बात बची हुई है, इसको भी देखेंगे। इसका प्रोनाउन चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं था, ये वैसे ही आपको चीजें मैंने बताई थी। देखिए जरा समझिए। इसको तोड़ के दिखाओ। देखो, मैं शॉर्ट में एक ही बात निपटा देता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना, बोलूंगा कम समझना थोड़ा ज्यादा। ठीक है? बोलूंगा कम समझना थोड़ा ज्यादा। ये मान लीजिए एक पेपर है, सीजीएल का पेपर है। ठीक है? मान लीजिए इस पेपर के अंदर बचे हैं 4 मंथ्स। ठीक? मैं ये नहीं कह रहा कि 4 मंथ्स में किसी का हो नहीं सकता, होने को 3 मंथ्स में भी हो सकता है बच्चे, होने को 3 मंथ्स में भी हो सकता है। मैं उस बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता जो 3 मंथ्स में करने के लायक है। जो 3 मंथ्स में करने के लायक है वो अपने आप ही समझदार है कि हाँ इतना मेरा बेस है, मैथ्स मुझे इतना आता है, इंग्लिश मेरी रीडिंग करके सही हुई है और मैं निकल जाऊंगा। ठीक है? मैं बस चाहता हूँ कि ऐसा कोई बच्चा जो बेचारा हिंदी मीडियम से है, जिसने मैथ्स के पहले इस टाइप के सवाल देखे नहीं है,
एवरेज स्टूडेंट रहा है सारी जिंदगी, 60-70% भी मुश्किल से आते हैं, वो कहीं बेचारा डिमोरलाइज ना हो जाए, क्योंकि यूट्यूब पे सब टीचर्स क्या बोलेंगे, मेरा बैच आ रहा है 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लो जी आपकी सीजीएल की नैया पार। सबको बैच बेचना है ना भाई, सबको बैच बेचना है कि ये सीजीएल का पेपर है, 4 महीने में आपकी तैयारी, 4 महीने में पाए प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी, सब बांट रहे हैं, है ना। तो बच्चे, मेरा जमीर उस चीज के लिए अलाउ नहीं करता है, बस इतनी बात है, ठीक है। मेरा जमीर अभी उस चीज के लिए अलाउ नहीं करता है कि मैं किसी को मिसगाइड कर दूं। 4 महीने में क्लियर हो सकता है क्या प्री, बिल्कुल क्लियर हो सकता है, लेकिन उस बच्चे का जिसका मैथ्स इंग्लिश इन चीजों का बेस पहले से है, ठीक है, जो बीटेक वीटेक मैथ्स बैकग्राउंड से है, इंग्लिश जिसने क्लास मतलब हॉलीवुड फिल्में देख के उसकी सेंस बनी हुई है, उसका हो सकता है, ठीक। और भाई जिसका जिसका बेस क्लियर नहीं है, जो बिल्कुल बेसिक हिंदी मीडियम से है, उस बच्चे को भैया बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम का मतलब है कम से कम 8 मंथ्स आपको लगेंगे, ठीक, सीधी बात है ये। चलो अब इसको तोड़ के दिखाओ। हाँ जी, तो क्या निकला स्टडिंग फिर, तोड़ा तो स्टडिंग, क्या लास्ट में क्या साबित हुआ। पंकज पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बताइए, देखिए उसमें सब बताया, डाउट कैसे पूछने हैं, कहाँ पूछने हैं, क्या व्हाट्सएप नंबर है डाउट का, सब बताया। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखिए, प्लीज बच्चों का टाइम खराब मत करिए। आई सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, लाइक मेन वर्ब है, ठीक है। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक, लाइक का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या पसंद नहीं है, स्टडिंग पसंद नहीं है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, नाउन बनेगा, जिरंड बनेगा। एड प्रीपोजिशन, और ये नाइट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो अगर कुछ याद हो तो वी वन प्लस आई एन जी जब नाउन की तरह से काम कर दे, वी वन प्लस आई एन जी जब नाउन की तरह से काम कर दे तो उसका हाई फाई नाम पड़ता है, क्या पड़ता है जी, जिरंड पड़ता है। क्लियर हुआ, नेक्स्ट पाइए। चलिए इसको तोड़िए अब जरा। शी सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, उसने मार दिया, किसको मार दिया, बच्चे को मार दिया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे बच्चे को मार दिया, सोते हुए बच्चे को मार दिया। वी वन प्लस आई एन जी जब किसी नाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने लगे, यानी एडजेक्टिव जैसा काम करने लगे, तो उसका हाई फाई नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। याद आ रहा है, ये सब मैं पिछली क्लास के अंदर करा के गया हूं, केवल आपकी रिवीजन करा रहा हूं। इसको तोड़ के दिखाइए। दे सब्जेक्ट है, हेड वर्ब है, उन्होंने छुपा दिया, क्या छुपा दिया भाई, क्या छुपा दिया, पैसा छुपा दिया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा पैसा, चोरी किया गया पैसा, जो एक नाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताई वो ऑब्जेक्टिव है। वर्ब तो पहले आ चुकी है, हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड, छुपाना, तो वर्ब तो हो नहीं सकता। द आर्टिकल लगा हुआ, वर्ब तो हो नहीं सकता। नाउन की विशेषता बता रहा है, वर्ब तो हो नहीं सकता। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह से काम करने लगे तो उसका हाई फाई नाम क्या पड़ता है, पास्ट पार्टिसिपल। अंडर प्रीपोजिशन है, मैट्रेस इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, गद्दा। हाँ जी, याददाश्त कुछ ताजा हो गई। वी वन प्लस आई एन जी नाउन की तरह से काम करे, जिरंड। वी वन प्लस आई एन जी एडजेक्टिव की तरह से काम करे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह से काम करे, पास्ट पार्टिसिपल। याद आ गया, ये सब एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं है, प्रोनाउन चैप्टर से इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन बीच बीच में मुझे
ये चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी ताकि बेस डेवलप हो। ठीक, अब अपन पढ़ रहे हैं टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म कुछ याद है, पहले पढ़ाई थी, वो बेसिक फॉर्म जिससे बाकी सबकी सब फॉर्म्स उत्पन्न होती हैं, कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, गो, वेंट, गोन, गोइंग, इन सब में बेस फॉर्म क्या होती है? गो। ये टू के साथ जब वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो ये तीन चीजें बन सकती है, या तो नाउन बनना, या एडजेक्टिव बनना, या एडवर्ब बनना। आज आपको नाउन वाला काम पढ़ा रहा हूँ, एडजेक्टिव वाला काम आएगा प्रीपोजिशन में, एडवर्ब वाला काम आएगा अभी 3 दिन बाद। ठीक है, आज ये टू प्लस वी वन कह लो चाहे वर्ब की बेस फॉर्म कह लो, ये नाउन वाला काम कैसे करती है आपको ये बात समझने की कोशिश करनी है। एक काम करिए, जरा आप अपने आप से इस सेंटेंस को तोड़ने की कोशिश करिए, फिर मैं कराता हूँ। हिंट मैंने आपको दे दिया है, पहले आप कोशिश करिए फिर मैं कराता हूँ। उत्कर्ष कह रहे हैं एरर सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजी। एरर सॉल्व करने की स्ट्रेटजी ये है कि क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा हो तो उसको सुनो। सबसे पहले तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करो। पढ़ तो लो, कोई ओम भीम क्लीम स्वाहा थोड़ी सिखाता हूँ मैं यहाँ। एरर अपने आप करने आ जाएंगे, सुन तो ले क्या बोल रहा हूँ मैं। चलिए, आई सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है, फ्लोर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसको ऐसा तोड़ दें यार कि टू को प्रीपोजिशन मान लें और स्लीप को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मान लें, ऐसा तोड़ दें। ऐसा तोड़ने में दिक्कत क्या है, ये गलत क्यों है? ऐसा तोड़ने में क्या दिक्कत है, ये क्यों गलत है ये है? सर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब का, कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपने एक बेसिक्स में ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब का। आई वांट मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ सर, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना सर, क्या चाहता हूँ मैं। आप अगर स्लीप को इसका ऑब्जेक्ट बना दोगे प्रीपोजिशन का, तो इस वांट वर्ब का तो ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ये तो अधूरा सा लग रहा है। क्या चाहता हूँ मैं सोना चाहता हूँ। तो बच्चे हुआ क्या, ये टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, ये कोई अब अलग अलग चीज नहीं है, ये एक ही पूरा का पूरा एक ही है। ये जो टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म है, इसने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह से काम किया, नाउन की तरह से काम किया, और इसका हाई फाई नाम है इन्फिनेटिव। जैसे वो इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल होते हैं ना, ये हाई फाई नाम है सिर्फ। टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, सिंपल सी बात है यार, टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म पढ़ने सुनने में ठीक लग रही हो तो समझ जाना इन्फिनेटिव आ गया। आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू सिंग, आई वॉन्ट टू टीच, आई वॉन्ट टू स्लीप, सब क्या है, इन्फिनेटिव है। क्या कर रहा है ये, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म नाउन की तरह से काम कर रहा है, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, सारी बातें वही हैं, टोटल बातें वही हैं, दोबारा देखो और देखो, इतनी बार मैं बोल ही दूंगा कि अपने आप याद हो जाएगा। इसको करो, जो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आ रहे हैं उनको लगने लगा होगा कि हाँ अब शायद इंग्लिश में बात बन जाएगी, अब इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी बच्चे हैं बस एक ही कंडीशन है, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आइए, और साथ में वादा कर रहा हूँ इंग्लिश की कोचिंग जिंदगी में दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी, और इंग्लिश की वजह से तो पेपर नहीं रुकेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस कंडीशन इज ओनली वन, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आइए और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़िए बस। ही सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब है, उसने डिसाइड कर लिया। ठीक है, उसने डिसाइड कर लिया। ठीक, क्या डिसाइड कर लिया, इसको ऐसे कर दें यार, इसको ऐसे कर दें कि टू प्रीपोजिशन और गो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऐसे कर दें। है, क्यों, क्या दिक्कत है, ऐसे क्यों ना कर दें? सर गो तो वर्ब होती है, वर्ब कब से प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने लगी? और अगर आप ऐसा कर दोगे तो डिसाइड वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां से मिलेगा? क्या डिसाइड किया, कुछ तो बताओ। तो उसने डिसाइड किया कि वो दिल्ली जाएगा, तो ये टू गो इकट्ठा है, ये जो टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म है, ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, नाउन की तरह से काम कर रहा है, और ये है जी इन्फिनेटिव। बोलो समझ में आया क्या? टेंशन ना लो, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, जब तुम्हारी छाती में ऐसे आ जाएगा ना, अरे अब तो आके समझ में सर। इसको करो,
हाँ जी, करंट सब्जेक्ट है, ट्राइड वर्ब है, ओवर प्रीपोजिशन है, वॉल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसको ऐसा करते हैं, टू प्रीपोजिशन है और ये जंप इसका ऑब्जेक्ट है, कर दूं ऐसा? नहीं यार, फिर तो ट्राई वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा। क्या ट्राई किया? ही ट्राइड व्हाट? ही ट्राइड टू जंप ओवर द वॉल। तो टू जंप जो है ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, नाउन बनेगा, हाई फाई नाम इसका इन्फिनेटिव बनेगा। बोलो, जली कुछ दिमाग की बत्ती? अब जैसे इन हर एक सेंटेंस में आप देख रहे हो, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पे इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बना यानी नाउन बना, यहाँ पे भी इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बना, नाउन बना। तो ऐसे जैसे इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट भी तो बन सकता है। जब ये नाउन का काम कर सकता है तो सब्जेक्ट भी तो बन सकता है, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है। इसको करके दिखाओ, इसको कैसे तोड़ोगे? टू सिंग इज इजी, ऐसा कर दें, टू प्रीपोजिशन है, सिंग इसका ऑब्जेक्ट, ऐसा कर दें। ऐसा कर दोगे तो सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा फिर कहीं। ये इज लिंकिंग वर्ब है, ये इजी जो ऑब्जेक्टिव है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है, और ये टू सिंग पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन रहा है, नाउन बन रहा है, इन्फिनेटिव बन रहा है। गाना गाना आसान है, गाना गाना आसान है। आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा कि इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बनाना ग्रामेटिकली गलत नहीं होता, लेकिन ये स्ट्रक्चर प्रेफर नहीं किया जाता। इसकी वजह इसको ऐसे लिखते हैं, पर इट इज ईजी टू डांस, इट इज ईजी टू डांस, इसको ऐसे लिखते हैं। गलत नहीं है वो ग्रामेटिकली, ईजी टू सिंग या डांस जो भी था, गलत नहीं है ये जो लिखा हुआ है, लेकिन इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बनाना स्ट्रक्चर अच्छा नहीं माना जाता। इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बनाने का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं माना जाता। ये आगे पढ़ाऊंगा, ये इट क्या होता है, कैसे यूज होता है, अभी वैसे बता रहा हूँ। ये बात इसलिए बोली, कोई बच्चे होंगे जिनकी ना सेंस बनी हुई है इंग्लिश की, वो इस सेंटेंस को पढ़ते ही उनको ऐसा लग रहा होगा, सर सही सा नहीं लग रहा सर, ये इट इज इजी टू डांस होना चाहिए। उनको पता नहीं है क्यों, लेकिन मन से एक आवाज आ रही होगी। तो हाँ बच्चे, वो पढ़ाऊंगा, आप ठीक सोच रहे हो कि टू सिंग इज इजी लिखना ग्रामर में प्रेफर नहीं किया जाता। टू सिंग इज इजी लिखना ग्रामर में प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है। ये आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा कि इट इज इजी टू डांस क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ यूज करते हैं। अभी के लिए आप, मतलब गलत नहीं है ये भी कि इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बना लेना गलत नहीं है, बन सकता है, लेकिन कम प्रेफर होता है। वो बात सही है कि ये बेटर स्ट्रक्चर माना जाएगा, ये भी ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन कम लिखते हैं इसको। इसको करके दिखाओ। गलत बात है बच्चे, अब मैंने बोल दिया, ये आगे पढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा सर इसमें क्या बनेगा, इसमें ये बन, मान जाओ ना यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो एग्जाम में ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्या? बताऊंगा बच्चे सब कुछ, मेरे पास कैप्सूल नहीं है, प्लीज समझिए, आ जाएगा। अभी जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना सुन लीजिए प्लीज। देखो, एक वर्ड होता है एरर, ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है गलती। एक वर्ड होता है अर, ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है गलती करना। ये वर्ब होती है, इसका मतलब गलती करना। आपको अजीब ये इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपने पहली बार सुना है, आपको अजीब ये इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपने पहली बार सुना आज, वरना जैसे टू सिंग है, जैसे टू डांस है, जैसे टू गो है, ऐसे ही टू अर है। वर्ब है वर्ब, ये प्रोवर्ब है, कहावत है। जैसे होता है ना, आपने हिंदी में सुनी होगी, इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान गलतियों का पुतला है, सुना होगा। इसका नाम है कि इस प्रोवर्ब का मतलब है कि गलती करना ही इंसान है, मतलब क्लियर हुआ। ये टू और क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, नाउन बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। बोलो जी, क्लियर हुआ? हाँ जी। तो हमने हमने क्या सीखा? हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक, ऐसा नहीं कि जिरेंड इन्फिनेटिव कंप्लीट हो गई है तो चैप्टर में आएंगे आगे, अभी तो खाली इनके छींटे मारे कि जिरेंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, इसके हल्के हल्के मैंने थोड़े से छींटे मारे हैं बस, ठीक है। ये होम का क्या फंडा होता है ये आगे पढ़ेंगे। ये दो सेंटेंसेस यहाँ गलती से आ गए, ये एडजेक्टिव चैप्टर में आएगा, होम का फंडा, ये अभी नोट मत करिएगा, जब नोट्स वोट्स बनाए तो टेंशन मत लीजिएगा, ये आगे चल के आएगा। अब अपना बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन।
एक यहाँ पे स्टार मार्क करके मैं बात बोल रहा हूँ, आज से आगे की 4 क्लासेस आपके कोर्स की सबसे मुश्किल क्लासेस होंगी। हर बच्चा इन क्लासेस को 2-2 बार देखेगा। 2x स्पीड पर देख लीजिएगा, लेकिन 2-2 बार आपको देखनी ही पड़ेंगी। और साथ में ये वादा है कि अगर तुम इन क्लासेस में पढ़ाए जाने वाले कॉन्सेप्ट, जैसे इसमें बहुत कुछ पढ़ाऊंगा मैं, एडजेक्टिवल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, ये वो, बड़ा ऐसे लगेगा कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन 2x स्पीड पर एक बार दोबारा देख दोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन साथ में वादा भी है, ये 4 क्लास तुम पचा दो, आगे का पूरा कोर्स आपके लिए एकदम मक्खन मलाई हो जाएगा। आज की क्लास मिला के, आज की क्लास और आगे की 3 क्लास, टोटल 4 क्लासेस जो हैं, ये आपके कोर्स की सबसे मुश्किल क्लासेस हैं। ठीक है, ये 4 क्लास पचा देना, डीमोरलाइज मत होना। ये 4 क्लास सब बच्चों को थोड़ी कम समझ आती हैं, लेकिन 2x स्पीड पर देखते ही मजा आ जाएगा, तुम्हें लगेगा वाह सब समझ में आया। ठीक है, चलो आ जाओ। जैसे मैंने आपको हर प्रोनाउन के बारे में कुछ कुछ बताया है ना, कि अच्छा पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्यों लगाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव क्यों लगाते हैं, एम्फेटिक क्यों लगाते हैं, ये सारी बातें बताई ना मैंने आपको। ऐसे ही अब अपने को थोड़ा रिलेटिव प्रोनाउन को भी देखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ लगाते हैं। पहले मैं इसको पढ़ाता हूँ जैसे सारी दुनिया पढ़ाती है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, फिर मैं इसको अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। आइए पहले देखिए, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, ये बाकी प्रोनाउन से कैसे हटके होता है, क्योंकि एक ही टाइम पर 2 काम करता है, प्रोनाउन बनना भी और कंजंक्शन बनना भी। ये ऐसा प्रोनाउन है जो एक ही समय पर 2-2 काम करता है, प्रोनाउन भी बनता है और कंजंक्शन भी बनता है। रिलेटिव प्रोनाउन एक ही समय पर 2 काम करता है, प्रोनाउन भी बनता है और कंजंक्शन भी बनता है। आइए समझिए, देखिए कैसे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन टोटल 5 होते हैं, हु, हुम, विच, दैट और व्हाट। आज अपन हु हुम को टारगेट कर रहे हैं, बाकियों की बात अपन आगे करेंगे। आज का अपना टारगेट है हु हुम को समझना, कि हु क्या है, हुम ये सब। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट की हिम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट की हिम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, क्या आएगा? ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट की हिम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही आएगा। क्योंकि सर ऑब्वियस बात है, मुझे सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्टिव केस लगाऊंगा, है ना। और आई स्लैप्ड ही के आई स्लैप्ड हिम, आई स्लैप्ड ही के आई स्लैप्ड हिम, यहां हर बच्चा बता रहा है। ये हु हुम भी कुछ नहीं है, हु हुम भी यही है। सब्जेक्टिव केस चाहिए हो, सब्जेक्ट बनाना हो तो हु लगाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हुम लगाते हैं, इतनी बात है। सब्जेक्ट बनाना हो तो हु लगाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हुम लगाते हैं, इतनी सी बात है। लेकिन होता क्या कि हमने इनके सेंटेंसेस कम सुने होते हैं, इसलिए हमें अजीब लगता है, दिक्कत आती है। आओ पहले मैं वैसे पढ़ाता हूँ जैसे सारी दुनिया पढ़ाती है, फिर मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, और क्यों पढ़ाना पड़ता है मुझे अपने तरीके से वो भी आपको समझ आ जाएगा। आइए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, ये जो 4 क्लासेस हैं बहुत हैवी है, बहुत हैवी है, लेकिन ये 4 क्लास अगर आप 2x स्पीड पर देखकर पचा गए तो आपको आगे के कोर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस सेंटेंस को जरा देखने की कोशिश करिए। दे रिवार्डेड द मैन हु स्लैश हुम सेव द चाइल्ड, उन्होंने आदमी को सम्मानित किया जिसने बच्चे को बचाया था, ये सेंटेंस का मतलब है। अगर मैं इसको बताऊं कि हु आएगा कि हुम आएगा, कैसे समझाते हैं, सब तो ऐसे समझाते हैं कि दे सब्जेक्ट हो गया, रिवार्डेड वर्ब हो गई, ये मैन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उन्होंने आदमी को सम्मानित किया, ये वाला क्लॉज तो पूरा हो गया। अब अगर इस साइड आए तो सेव्ड क्या बन गई, वर्ब बन गई, किसको बचाया गया, बच्चे को, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो मुझे यहाँ सब्जेक्ट की आवश्यकता है, मुझे यहाँ सब्जेक्ट की आवश्यकता है। हुम ऑब्जेक्टिव केस है, हु सब्जेक्टिव केस है, तो हु आ गया क्योंकि ये सब्जेक्ट बनेगा। छोटी सी ग्रामर की बात ध्यान से यहाँ पे नोटिस करिए कि ये जो हु है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हाँ कि ना। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि हर प्रोनाउन के अंदर एक बात तो कॉमन होती है कि वो किसी नाउन की जगह पे आएगा, जैसे मैन की जगह पर आया, मैन के लिए तो लगाया आपने हु, लेकिन कुछ कुछ बातें अलग होती हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव में एक्शन खुद पर ही हो जाता है, एम्फेटिक में एम्फेसिस आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में एक एक करके बात होती है। रिलेटिव में क्या खास बात है, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या खास बात है कि प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन अगर आप देख पा रहे हैं, है ना, इसको मैन की जगह पर भी आना है। ये कौन है, उन्होंने आदमी को सम्मानित किया जिसने बच्चे को बता दिया, जिसने कौन है ये कौन है जिसने, हु किसके लिए लगाया, मैन के लिए लगाया, नाउन के लिए आया, सब्जेक्ट का काम कर गया, तो प्रोनाउन हुआ कि नहीं। और 2 क्लॉज को इसने जोड़ा भी, देखिए 2 क्लॉज हैं तो इसने कंजंक्शन का काम भी किया, कनेक्टर का काम भी किया, जिसने बच्चे को बचाया था। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन होते हैं। काफी डिक्शनरीज में इनके लिए ऊपर इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रो कंज भी लिखा होता है, प्रो कंज, कि प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन।
यहाँ पे इसी बात के साथ आपका एक डाउट उठ के क्लियर भी हो गया होगा कि सर ये दो नाउन प्रोनाउन साथ में कैसे आ गए। एक ये डाउट मन में उठा होगा और वो साथ के साथ शांत भी हो गया होगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल प्रोनाउन नहीं है, ये प्रो प्लस कंज है, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन है, इसको कंजंक्शन का भी काम करना है, इसलिए इसको बीच में आना है, इसलिए ये नाउन के साथ आ गया। दूसरी बात, दो नाउन प्रोनाउन साथ क्यों नहीं आते, क्योंकि एक वर्ब के दो सब्जेक्ट थोड़ी हो जाएंगे बिना कंजंक्शन वगैरह के। अब ये हु जो है इसका लेना देना सेव्ड से है, रिवार्डेड का लेना देना मैन से है, तो इन दोनों के लिए अपनी अलग अलग वर्ब मिली हुई है, दोनों के अलग अलग सारी चीजें इनकी अलग अलग है, तो दिक्कत क्या है साथ आने में। ये भी इसका एक तर्क दिया जा सकता है, एक बार फिर से समझिए। जनरली हु होम के एरर को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, सब टीचर्स इसको, सारी किताबें इसको कैसे एक्सप्लेन करती हैं कि देखिए हु होता है सब्जेक्टिव केस, हुम होता है ऑब्जेक्टिव केस। अगर आपको सब्जेक्ट चाहिए तो हु लगाएं, ऑब्जेक्ट चाहिए तो हुम लगाएं, बात भी यही है, ठीक है। अब है क्या, दे रिवाइडेड द मैन, उन्होंने मैन को सम्मानित किया, एक क्लॉज खत्म हो गया। अगले क्लॉज में हमने देखा कि वर्ब आ रही है सेव्ड और चाइल्ड इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मुझे सब्जेक्ट चाहिए तो मैंने हु लगा दिया। अब ये हु यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये है एक रिलेटिव प्रोनाउन, ये हु हुम विच दैट वट ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। आज अपन सिर्फ हु हुम की बात कर रहे हैं, तो सुनिए। अब ये हु हुम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या काम करेंगे, एक ही समय पर दो काम करेंगे, प्रोनाउन भी बनेंगे कंजंक्शन भी बनेंगे। प्रोनाउन होने का कैसे फर्ज निभाया इसने, देखो मैन की जगह पर आया, उन्होंने आदमी को सम्मानित कर दिया, जिसने बच्चे को बता दिया, जिसने कौन है, ये आदमी तो है ना, उनकी जगह पर आकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह से काम करने वाले शब्द प्रोनाउन होते हैं, तो प्रोनाउन का फर्ज निभाया। कंजंक्शन का फर्ज कैसे निभाया, दो क्लोज को ज्वाइन करके। क्लियर हुई इतनी बात। चलिए अब इस सेंटेंस को करके दिखाइए जरा, पहले आप सोचिए सारी बातें फिर मैं बताता हूं। ठीक है शुभम भाई, पिछली सारी क्लासेस कर लो। आपके गले की प्रॉब्लम कैसी है, पहले से बेटर है भाई गला, उम्मीद है कि अब सब ठीक हो जाएगा। इंप्रूवमेंट है वो, बाकी आपका आवाज से पता चल रहा होगा। चलो आ जाओ। हाँ जी, रजत फाउंड द बॉय हु स्लैश हुम यू वर सर्चिंग, ठीक है। रजत सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, बॉय ऑब्जेक्ट है। रजत को वो लड़का मिल गया, रजत ने वो लड़का ढूंढ लिया। रजत फाउंड द बॉय, रजत ने वो लड़का ढूंढ लिया, या रजत को वो लड़का मिल गया। फाउंड का मतलब ढूंढना भी होता है, मिलना भी होता है, दोनों तरीके से यूज हो जाता है। अच्छा अब अगर इस तरफ को नजर मारे, ये क्लॉज तो पूरा हो गया, इस तरफ को नजर मारे तो यू सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, सर्चिंग मेन वर्ब है। रजत को वो लड़का मिल गया जिसे तुम ढूंढ रहे थे, या रजत ने उस लड़के को ढूंढ लिया जिसे तुम ढूंढ रहे थे। अब अगर हम देख पा रहे हैं तो सब्जेक्ट वर्ब तो आ चुका है, तो इसका और सब्जेक्ट तो लगेगा नहीं, इसका इस बार ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा, ये चला गया। फिर से ये बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन एक ही समय पर दो काम करता है, प्रोनाउन बनना प्लस कंजंक्शन बनना। प्रोनाउन होने का फर्ज इसने कैसे निभाया, रजत को वो लड़का मिल गया जिसे तुम ढूंढ रहे थे, जिसे कौन है, ये लड़का ही तो है, जो एक नाउन की जगह पर आकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने प्रोनाउन। दो क्लॉज को जोड़ा इसलिए कंजंक्शन, और यही रीजन है कि ऑब्जेक्ट जो है उठकर पहले आ गया, क्योंकि इसको कंजंक्शन का काम भी तो करना है। इसको कंजंक्ट, काफी बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा सर ये नाउन के साथ कैसे आ सकता है प्रोनाउन, या ऑब्जेक्ट पहले कैसे लिख दिया, क्योंकि भाई ये नॉर्मल प्रोनाउन नहीं है यार, ये इसको कंजंक्शन का काम भी तो करना है, इसलिए इसको बीच में लिखा जाता है, और इसलिए ऑब्जेक्ट पहले आ गया, और इसीलिए नाउन के साथ लिखना इसका पॉसिबल है। बोलिए, इतना हु हुम अभी तक जो पढ़ाया समझ में आया? हाँ जी, सब कुछ अच्छा लग रहा है, जीवन बढ़िया लग रहा है। तो एक काम करो फिर, जरा इस सेंटेंस में क्या आएगा, हु आएगा, हुम आएगा, क्या होगा, थोड़ा सोच के बताएंगे। शांति रखो अभिषेक, सब आएगा। अब आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी कि कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ। अगर मैं सिंपल यही रूल रट्टे से आपको पढ़ा दूं कि सिंपल सा फंडा है, सब्जेक्ट चाहिए तो हु लगा लिया करो, ऑब्जेक्ट चाहिए तो हुम लगा लिया करो। जैसे यहाँ देखा, इस वर्ग के पास ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जरूरत थी तो हु टाप दिया, इस वर्ग के पास सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की जरूरत थी तो हुम टाप दिया। अब ये सेंटेंस आ गया। अब अगर हम देखें इसको थोड़ा ध्यान से, तो
वी सब्जेक्ट है, नीड वर्ब है, एम्प्लॉय इसका ऑब्जेक्ट है ना, ये क्लॉज तो पूरा हो गया। इधर देखें तो ही सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, दिल्ली इसका ऑब्जेक्ट है, फॉर प्रीपोजिशन है, वर्क इसका ऑब्जेक्ट है। अब अगर इसमें मैं ऊपर ऊपर से नजर मारूंगा तो ऐसा लगेगा कि इस वर्क के पास सब्जेक्ट है, ऐसा लगेगा ना कि इस वर्क के पास सब्जेक्ट है, बोलो। और फिर मेरा मन करेगा कि एक काम करते हैं, यहाँ पर होम टॉप देते हैं क्योंकि सब्जेक्ट तो है। लेकिन फिर थोड़ा सा दिमाग ऐसे चलेगा, यार गो वर्ब तो इंट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कब से सब्जेक्ट रखने मतलब ऑब्जेक्ट रखने लगी, ये तो सब कुछ खिचड़ी बन गया। इसलिए इसलिए थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ कि क्लैरिटी से पढ़ाऊं, बजाय कि बच्चे को ये वाले सेंटेंस कभी दिखाऊं ही ना, रूल रट्टे से हु हुम वाले 4 सेंटेंस कराए, बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश, मजा आ गया। अब मेरे तरीके से पढ़ने के लिए तुम्हारा थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, समय लगेगा नेट 25 मिनट, लेकिन मजा आएगा, ठीक है। चलो कमर कस लो। ये थोड़ी सी ना यार स्लाइड हो सकता है कि आगे पीछे हो, आपको स्लाइड मतलब नोट्स उस तरीके से बनाने हैं, आपको नोट्स उस तरीके से बनाने जिस तरीके से मैंने पढ़ाया, जिस फ्लो में मैंने पढ़ाया नोट्स उसी वे में बनेंगे, ठीक है। स्लाइड थोड़ी 1-2 स्लाइड आगे पीछे उससे वो मत कीजिएगा, जिस फ्लो में मैंने पढ़ाया है नोट्स उसी फ्लो में बनेंगे, ठीक। 1-2 छोटी छोटी अनाउंसमेंट फिर से। जिन्होंने 1699 वाला बैच लिया था, जैसा कि मैं 28 को ये छुट्टी पे जाने से पहले आपको बता के गया था कि टेलीग्राम पे वीडियो डाल के बता दूंगा कि आपको रिकॉर्डेड बैचेस कैसे मिलेंगे, वो मैंने वीडियो डाल के आपको बता दिया था। 26 तारीख से पहले जिन्होंने एडमिशन लिया था सबका वो एक्टिवेट हो चुका है, 26 से अब तक वालों का भी ट्यूसडे तक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ट्यूसडे तक आपका भी एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी वैलिडिटी 6 महीने की है। उसको बढ़वाना, उसको 8 महीने कैसे कराना है वो मेरा काम है, उसका लोड आपको लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये जो अभी जो कोर्स आपका 1699 वाला कोर्स है, इसकी भी वैलिडिटी 10 फरवरी को शुरू हुआ था तो 10 तक ही दिखा रहा है। अब किसी ने 20 दिन बाद एडमिशन लिया होगा, उसका क्या होगा, ये सबकी भड़क लेना आपका काम नहीं है, वो मेरा काम है, ठीक। आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है, वो मैं देख लूंगा, तुम खाली पढ़ने पे ध्यान लगाओ, ठीक है भाई। दूसरी बात, आपका कोर्स ना जैसे बीच में अब छुट्टी आ गई तो सारे टाइटल इधर उधर हो जाते, तो मैंने सारे टाइटल चेंज करा दिए हैं, ठीक, ताकि आपको प्रॉपर ऐसे नंबर मतलब सिक्वेंशियल वे में वो चलता रहे, ठीक है। फिर भी एक आधा लेक्चर ऊपर नीचे इधर उधर होता रहता है, तो छोटी क्लास के बच्चे नहीं हो, छोटी क्लास के बच्चे नहीं हो कि सेकंड क्लास के तुम बच्चे हो, इतना तो कर ही सकते हो कि जिस फ्लो में मैं पढ़ा रहा हूँ उस फ्लो में पढ़िए, टाइटल और ये स्लाइड वाइड पे ध्यान मत दीजिएगा, जिस फ्लो में पढ़ा रहा हूँ उस फ्लो में पढ़ना है। 2-4 चैप्टर अब आपको नहीं दिख रहे होंगे, जैसे नाउन नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन टैग नहीं दिख रहा होगा, सुपरफ्लस नहीं दिख रहा होगा, उनकी मैं एक्स्ट्रा क्लास लगवा लगवा के वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, वो मैंने जान के हटवा दिए हैं, वो मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है, उनमें मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है भाई। चलो, और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है रात को 8 से 10, सेम यही टाइम, सब कुछ यही अभी मैं बोल दूंगा, कल लग जाएगी। टाइम सेम ही रखा करूंगा, एक्स्ट्रा क्लास का ऐसा नहीं है कि दिन में 8-8 घंटे पढ़ा के जैसे तैसे कोर्स पूरा कर दिया बस रगड़ दिया, वो काम नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सुबह भी 2 घंटे बुला लिया, शाम को भी बुला लिया, 8 घंटे लगातार पढ़ा दिया, अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी कर दी, नहीं। यही टाइम 8 से 10 मैं अपनी छुट्टी सेक्रीफाइस करके आपकी क्लास लगा दिया करूंगा। अभी 10 दिन छुट्टी ली है तो अभी अगले दिन छुट्टी लेके क्या करूंगा, ठीक है। तो कल आपकी 8 से 10 रात को क्लास है, यही प्रोनाउन चैप्टर चलेगा, कंटिन्यू होगा, ठीक है भाई। चलो आ जाओ। अब अगर मेरे तरीके से आपको हुम पढ़ना है तो आपको थोड़ा बेसिक्स पढ़ के आने पड़ेंगे, इन चीज़ों के बेसिक, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, ये सब। अगर वो वाले बच्चे हो, नहीं नहीं हिंदी मीडियम का हूँ, पता नहीं क्या बोल रहा है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्लोज, ओ माय गॉड, फिर तो देखो तुम्हें कोई जिंदगी में सिखा नहीं सकता। और 25 मिनट तुम चुप होकर अगर मेरी बात सुन लो तो 1% डाउट बचेगा नहीं, ठीक। ध्यान से सुनना, इधर देखो 3 शब्द हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज और एडजेक्टिवल क्लॉज। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फंडा है। अगर एक वर्ड एडजेक्टिव की तरह से काम करे, सिंगल एक वर्ड, जैसे स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल, टॉल बॉय, वाइज मैन, तो वो कहलाता है एडजेक्टिव, ठीक है। अगर एक से ज्यादा शब्द मिलकर एडजेक्टिव की तरह से काम कर दें, जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने एक सेंटेंस कराया था, फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान, फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान, कहाँ का बॉलर, फ्रॉम पाकिस्तान। ये फ्रॉम पाकिस्तान ने उस बॉलर की विशेषता बताई कि बॉलर कहाँ का है। पाकिस्तानी बॉलर लिखना इज इक्वल टू बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान लिखना, पाकिस्तानी बॉलर, हाँ कि ना। इंडियन बॉलर फ्रॉम इंडिया लिखना,
अ बॉलर फ्रॉम इंडिया या इंडियन बॉलर लिख दूं, बात एक ही है। अगर ऐसे एक शब्द नहीं, दो शब्दों का समूह, दो हो, दो से ज्यादा हो, जनरली प्रीपोजिशन प्लस नाउन वगैरह से बनेगा ये कॉम्बिनेशन। प्रीपोजिशन प्लस में नाउन का जब समूह होता है, वो अगर एक नाउन की विशेषता बताने लग जाए, एडजेक्टिव जैसा काम करने लग जाए, तो एडजेक्टिवल फ्रेज। और अगर एक शब्दों का समूह कोई कंजंक्शन वगैरह लगा के पूरा क्लॉज अगर किसी नाउन की विशेषता बताने लग जाए, तो वो एडजेक्टिवल क्लॉज। सेंटेंस से और अच्छा समझ में आएगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर से सुनिए, देखो, अगर एक सिंगल वर्ड एडजेक्टिव की तरह से काम करे, एडजेक्टिव। अगर एक शब्दों का समूह एडजेक्टिव की तरह से काम करे, तो एडजेक्टिवल फ्रेज या क्लॉज। अगर उस शब्दों के समूह में कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया, तो क्लॉज कह देंगे, वरना फ्रेज कह देंगे। आइए समझते हैं। देखिए, मैं कुछ सिंपल सेंटेंसेस से पहले आपको इजी कराता हूं। इधर देखो, अगर मैं कहूं राहुल बॉट अ बिग हाउस। राहुल ने एक बड़ा घर खरीदा। ठीक, राहुल सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, हाउस इसका ऑब्जेक्ट है, और बिग क्या है, इसके लिए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इतनी बात सबको समझ में आती है? हाँ जी, इतनी बात सबको समझ में आती है। अब इस बिग शब्द ने एक नाउन की विशेषता बता दी, तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक, अच्छा, अगर मैं ये लिखूं, आई मेट अ मैन फ्रॉम इंडिया। आई मेट अ मैन फ्रॉम इंडिया। आई मेट अ मैन फ्रॉम इंडिया, क्या मतलब है इसका? मैं एक इंसान से मिला जो इंडिया का था, यही मतलब है। इसको मैं लिख दूं आई मेट एन इंडियन मैन, या आई मेट अ मैन फ्रॉम इंडिया, बात एक ही है, हाँ कि ना? फ्रॉम इंडिया कह देने का मतलब इंडियन मैन हो गया, हाँ कि ना? तो इन दोनों शब्दों ने मिलकर, भले ये प्रीपोजिशन है और इंडिया नाउन है, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछेगा, अगर कोई पूछे फ्रॉम अकेला क्या, तुम कहोगे प्रीपोजिशन है। अगर कोई पूछे इंडिया अकेला क्या, तुम कहोगे सर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना। लेकिन अगर मैं कहूँ इन दोनों ने मिलकर क्या काम किया, तो इन दोनों ने मिलकर इस मैन की विशेषता बताई। इन दोनों ने मिलकर इस मैन की विशेषता बताई, ये कहलाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। बोलो भाई, कुछ मेरी बात आई समझ में जो मैंने बोली? और ऐसे ही वो जो सेंटेंस अपना पीछे अपन ने लिखाया था, उसको याद करो, क्या था? दे रिवार्डेड द मैन। दे रिवार्डेड द मैन। दे सब्जेक्ट है, रिवार्डेड वर्ब है। प्लीज थोड़ा सुन लो, ठीक है यार, प्लीज थोड़ा सुन लो, टेंशन मत लो। ये 3 एग्जाम्पल ये लिख रहा हूं, एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल। ये सारी बातें मैंने कम से कम 7-7, 8-8 बार बोलनी है। प्लीज जब मैं पढ़ा रहा हूं, तो सुनने पे थोड़ा ध्यान लगाया करो। कमेंट से जितनी उंगलियां दूर होंगी, उतना समझना आसान रहेगा, ठीक है। कोशिश करो कि कमेंट से उंगलियां हटा लो। तुम खुद अपने, मैं तो इरिटेट हो रहा हूं वो बात अलग है, लेकिन तुम अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। जो इतना क्रिस्टल क्लैरिटी से समझ में आ सकता था जो कंटेंट, उसका तुम सत्यानाश करते हो कमेंट वमेंट करके। चलो फिर से सुनिए, अगर एक सिंगल वर्ड एडजेक्टिव की तरह से काम करे, तो एडजेक्टिव। अगर एक शब्दों का समूह एडजेक्टिव की तरह से काम करते, यानी नाउन। एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। अगर वो काम एक सिंगल वर्ड कर रहा है, तो एडजेक्टिव। अगर एक शब्दों का समूह, अगर वो काम कर रहा है, यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिवल फ्रेज या क्लॉज। अगर उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गई, तो क्लॉज वरना फ्रेज। देखो कैसे, राहुल बॉट अ बिग हाउस, स्मॉल हाउस, नाइस हाउस, ये सब क्या है? सिंगल वर्ड है, एडजेक्टिव की तरह से काम कर गया। आई मेट अ मैन, आई मेट अ मैन फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम जर्मनी। मैन फ्रॉम इंडिया, मैन फ्रॉम जर्मनी, मैन फ्रॉम पाकिस्तान। ये फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम जर्मनी क्या कर रहा है? अगर कोई पूछे अकेला फ्रॉम क्या, तुम कहोगे सर प्रीपोजिशन है। अकेला इंडिया क्या है, तुम कहोगे नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन अगर कोई पूछे फ्रॉम इंडिया, इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया? फ्रॉम इंडिया, दोनों ने मिलकर क्या किया? इस मैन की विशेषता बताई कि वो इंडिया का आदमी था। जो एक नाउन की विशेषता बता दे, जो एक नाउन की विशेषता बता दे, उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। और अगर एक शब्दों का समूह, अगर एक शब्दों का समूह एडजेक्टिव की तरह से काम कर दे, तो एडजेक्टिवल फ्रेज या क्लॉज। अब इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब तो आ नहीं रहा कि इसको क्लॉज कह दो, तो इसको फ्रेज कह दिया। ऐसे ही सेंटेंस को याद करो, दे रिवार्डेड द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड। ये सेंटेंस था मेरा, हु सेव्ड द चाइल्ड। उन्होंने आदमी को सम्मानित किया जिसने बच्चे को बचाया था, ये सेंटेंस था मेरा। अच्छा, अब इसको देखो, ये क्या था? हु रिलेटिव प्रोनाउन था, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन था, सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा था, ये सारी बातें याद है। सेव्ड वर्ब हो गया, चाइल्ड इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब तुम अगर ध्यान से देखो, ये पूरा जो क्लॉज है ये वाला, ये क्या कर रहा है? हाँ जी, दे रिवार्डेड द मैन, उन्होंने आदमी को सम्मानित किया। कौन सा आदमी? कौन सा आदमी? जिसने बच्चे को बचाया था, हाँ कि ना? जिसने बच्चे को बचाया था।
ये पूरा का पूरा इस मैन की विशेषता बताने के लिए लिखा गया, हाँ कि ना। ये हु सेव्ड द चाइल्ड क्यों लिखा गया? उन्होंने सम्मानित किया उस आदमी को जिसने बच्चे को बचाया था। उन्होंने थप्पड़ मारा उस आदमी को जिसने लड़की से छेड़खानी करी थी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हो क्या रहा है? ये पूरा क्लॉज क्या कर रहा है? इस आदमी की विशेषता बता रहा है। तो ये कहलाएगा एडजेक्टिवल क्लॉज। क्लॉज क्यों इस बार? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रहा है। एक दो एग्जाम्पल और देखो, समझ में आएगा। और देखो, बढ़िया क्लैरिटी आएगी। सुनो एग्जाम्पल और। इसको देखो, दे अरेस्टेड द मैन इन ब्लू शर्ट। दे अरेस्टेड द मैन इन ब्लू शर्ट। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे किसी के मन में डाउट आ रहा होगा, सर एडजेक्टिव तो नाउन से पहले लगता है ना। ध्यान रखना, फ्रेज क्लॉज हमेशा जिसको क्वालिफाई करते हैं उसके बाद लगते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज हो चाहे एडजेक्टिवल क्लॉज हो, जिसको क्वालिफाई करेगा उसके बाद लगेगा। एक दो बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर एडजेक्टिव तो पहले लगते हैं ना, फ्रेज क्लॉज क्लॉज हमेशा बाद में लगते हैं भाई। उन्होंने उन्होंने आदमी को अरेस्ट किया। कौन से आदमी को? द बॉय इन रेड शर्ट, द बॉय इन ब्लू स्वेटर। क्या मतलब है इसका? जिसने ब्लू स्वेटर पहन रखी थी, हाँ कि ना। उन्होंने अरेस्ट किया आदमी को। कौन से आदमी को? रेड ब्लू शर्ट वाले आदमी को। जो ब्लू शर्ट में था ना बंदा, उसको अरेस्ट किया उन्होंने। इन प्रीपोजिशन है, शर्ट इसका ऑब्जेक्ट है, ब्लू यहाँ पर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। अगर कोई पूछेगा इन अकेला क्या है, तुम कहोगे सर प्रीपोजिशन है। अगर कोई पूछेगा ब्लू अकेला क्या है, तुम कहोगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। अगर कोई पूछेगा शर्ट अकेला क्या है, तुम कहोगे सर नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछ दे ये इन ब्लू शर्ट तीनों ने मिलकर क्या किया, तुम कहोगे इस मैन की विशेषता बताई। कौन सा आदमी को अरेस्ट किया उन्होंने? नीली शर्ट में जो आदमी था। तो ये कहलाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। और देखिए, चलो इसको करके दिखाओ। वी सब्जेक्ट है, पनिश्ड वर्ब और बॉय इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने पनिश कर दिया बॉय को। हमने पनिश कर दिया बॉय को। ठीक, कौन से बॉय को पनिश कर दिया? ये हु सब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन की तरह से भी काम कर रहा है, स्टोल वर्ब है, वॉलेट इसका ऑब्जेक्ट है, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये सारी बातें तो हमें समझ में आ ही रही हैं। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा हु अकेला क्या है, तुम कहोगे सर रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन की तरह से काम कर रहा है। कोई पूछेगा स्टोल क्या है, तुम कहोगे वर्ब है। वॉलेट क्या है? सर नाउन है ना। वॉलेट क्या है? नाउन है। योर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये सारी बातें समझ में आ रही है। अब अगर कोई तुमसे पलट के पूछ दे कि ये सारे के सारे शब्द मिलकर ये सब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये सब? हमने लड़के को पनिश किया। कौन से लड़के को? कौन से लड़के को? हाँ जी, जिसने तुम्हारा बटुआ चुराया था। तो ये सब के सब शब्दों ने मिलकर इस लड़के की विशेषता बताई, हाँ कि ना। ये क्या है? ये जो जैसा जिसने विशेषता बताने वाला ही वर्ड तो लिखेंगे। उन्होंने आदमी को सम्मानित किया जिसने बच्चे को बचाया था। रोहन ने उस लड़के को ढूंढ लिया जिसे तुम खोज रहे थे। हमने उस लड़के को पनिश किया जिसने तुम्हारा वॉलेट चुराया था। ये जो जैसा जिसने इसकी मदद से क्या कर रहे हो? एडजेक्टिवल क्लॉज लिख रहे हो। अरे हाँ कि ना? बोलो, समझ में आया? हाँ जी। और एग्जाम्पल है, इसको करके दिखाओ।
मैंने आपसे 25 मिनट मांगे थे, 25 मिनट आप चुपचाप सुन लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कमेंट से जितनी उंगलियां दूर, कॉन्सेप्ट दिमाग के उतना पास। चलिए इसको करिए। आइए, लेडी इन रेड साड़ी इज माई मदर इन लॉ। वो जो औरत है ना लाल साड़ी में, वो मेरी सासू माँ है। मान लो कोई फंक्शन वंक्शन चल रहा है, मेरा एक दोस्त आया, यार तेरी शादी में तो मैं आ नहीं पाया, मैं मिल नहीं पाया था लोगों से, अच्छा भाभी की फैमिली से भी मिला दे यार। मैं कहा वो देख, वहां पे खड़ी हैं 8 औरतें। मैं कहा कैसे बताऊं इसको। मैं कहा वो देख, वो जो लेडी है ना रेड साड़ी में, वो जो लेडी है ना रेड साड़ी में, वो मेरी मदर इन लॉ है। तो ये जो मैंने लिखा, अब अगर इसको मैं ग्रामेटिकली ब्रेक करूं तो ये ऐसा है, देखो लेडी सब्जेक्ट है, ठीक है, इन प्रीपोशन है, साड़ी इस प्रीपोशन का ऑब्जेक्ट है, ये रेड यहाँ पर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, ठीक। ये आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई। मदर इन लॉ, इसको आगे मत तोड़िएगा, ये पूरा का पूरा कहलाता है कंपाउंड नाउन। जब एक से ज्यादा शब्द मिलकर नाउन क्रिएट करते हैं ना, अब इसको ऐसे मत तोड़ देना, मदर अलग, इन अलग, लॉ अलग, पूरा का पूरा एक ही चीज का नाम है। ये होता है ना, रेलवे स्टेशन, एयर कंडीशनर, बस स्टैंड, जब शब्दों का समूह नाउन बन जाता है ना तो उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। माई बन गया इस पर पोजेशन बनाने वाला पजेसिव एडजेक्टिव। ऐसा ये पूरा सेंटेंस, लेडी सब्जेक्ट है, ए एन द आर्टिकल होते हैं, आपको पता ही है ना। लेडी सब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन है, रेड एडजेक्टिव है, साड़ी इसका ऑब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, मदर इन लॉ कंपाउंड नाउन है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, माई पजेसिव एडजेक्टिव। तोड़ लिया पूरा। अब अगर कोई तुमसे पूछे इन अकेला क्या है, तुम कहोगे प्रीपोजिशन है। रेड अकेला क्या है, तुम कहोगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। साड़ी क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नाउन है, टाइप कॉमन है। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछ ले कि ये तीनों शब्द मिलकर क्या कर रहे हैं, देखो ये तीनों शब्द मिलकर, तो साफ साफ तुम्हें देखते ही पता चल रहा है कि ये लेडी की विशेषता बता रहे हैं, हाँ कि ना। कौन सी लेडी, जो रेड साड़ी में, द लेडी इन रेड साड़ी, द मैन विद ब्लू आईज, द बॉय इन रेड स्वेटर। क्या हो रहा है, नाउन की विशेषता बता रहे हैं, हाँ कि ना। जो नाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव, सिंगल वर्ड हो तो एडजेक्टिव, शब्दों का समूह हो तो फ्रेज या क्लोज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए तो क्लोज वरना फ्रेज। इतनी सी बात है। बोलो, ये सब्जेक्ट से वर्ब दूर क्यों चली गई, वर्ब बाद में क्यों लिखी है, क्योंकि एडजेक्टिव फंस गया ना बीच में, और एडजेक्टिवल फ्रेज है इसलिए नाउन के बाद आया। नॉर्मल एडजेक्टिव होता तो पहले आ जाता। इतनी सी बात है बच्चे। अगर एक सिंगल वर्ड हो एडजेक्टिव, अगर एक से ज्यादा शब्दों का समूह किसी नाउन की विशेषता बताने लग जाए तो एडजेक्टिवल फ्रेज या क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रही हो तो क्लॉज कह देना वरना फ्रेज कह देना। इतनी सी बात है। चलो इसको करो। बस कर जाओ अमित यार, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको नहीं मुश्किल लगता है तो आप करो ना, मेरी तरफ से 15 दिन में करो, मैं कब मना कर रहा हूँ आपको। जिस बच्चे का बेसिक्स क्लियर है उसके लिए तो 3 4 5 महीने बहुत हैं प्री निकालने के लिए। लेकिन बस मैं ये नहीं चाहता जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर नहीं है वो बेचारा बिना मतलब की चकाचौंध में, बिना मतलब की यूट्यूब वीडियो देखकर परेशान होता रहे, अपने आप के ऊपर ही शक करता रहे। बस मैं ये नहीं चाहता। जिसके बेस क्लियर है वो 2 महीने में भी निकाल सकता है, 3 महीने में निकाल सकता है, 4 महीने में निकाल सकता है। आप निकालिए, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन प्लीज अब बात को खींचिए मत। आपको मेरी बात सही लगे मानिए, नहीं सही लगे मत मानिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आर्ग्यूमेंट मत करिए बस। ये बिल्कुल वैसा ही है यार, ये बिल्कुल वैसा ही है। सीपीओ के लिए दिल्ली पुलिस के लिए 1600 मीटर की रेस निकालनी होती है, ठीक है। 1600 मीटर की रेस निकालनी होती है ना, 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट्स में 1600 मीटर भाग के दिखाना होता है। अब ये काम मैं अगर किसी गांव के लड़के को बोल दूं, ठीक है, गांव के लड़के को बोल दूं जो आर्मी वार्मी की तैयारी करते हैं, वैसे खेत का काम वाम करते हैं, आपस में खूब फिजिकल एक्टिविटी कुश्ती उस्ती खेलते हैं, एक्स वाई जी, हो सकता है उसको 15 दिन की भी प्रैक्टिस ना लगे। हो सकता है उसको 15 दिन भी प्रैक्टिस ना करनी पड़े, पहले दिन ही वो 5.5 मिनट में, 5.75 मिनट में इतनी रेस मार के दिखा रहा हूं, हाँ क्या ना। और ऐसे शहर के शहर के रहने वाले, जिंदगी में कभी 100 मीटर तो भाग के देखा नहीं, पेट निकल रहा है जिनका है, उनको मैं 1600 मीटर भागने को कह दूं, उनको 1600 मीटर भागने को कह दूं,
मैं खुद की बता रहा हूँ, मैंने करी थी सीपीयू की तैयारी, मुझे 2 महीने लगे थे। 2 महीने रेगुलर मैंने रनिंग करी, तब मैं ये टाइम बीट कर पाया था। तो अगर गांव वाले से पूछोगे वो क्या बोलेगा? 1600 मीटर 6.5 मिनट, इसमें क्या मुश्किल है, ये तो बहुत आसान है। अब मेरे जैसे से पूछे तो भाई जान निकल गई उसमें। तो एक सिंपल बेसिक सी बात है यार कि आप शुरुआत कहां से कर रहे हो, आपका बेस क्या है, उस पर बात डिपेंडेंट है। हो सकता है कोई 4 महीने में कर ले, 3 महीने में कर ले, और हो सकता है कोई 3 साल भी ना कर पाए। बस मैं ये नहीं चाहता कि जिसका बेस क्लियर नहीं है वो ये यूट्यूब की दुनिया में 3 महीने बने इंस्पेक्टर, 2 महीने बने इंस्पेक्टर, पिछली रात मेरी वीडियो देख ले बने इंस्पेक्टर, अपने आप पर ही शक ना करने लग जाए। बस मैं ये कहना चाहता हूं, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप उसको 3 महीने में करें, 2 महीने में करें, 10 दिन में करें, 15 दिन में करें, पेपर से पिछले एक रात में करें, वो आपका एफर्ट है, आपकी मेहनत है, आपका बेस है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सी सिंपल बात है, जिसका जितना बेस होता है वहां से उसको ऊपर चलना है। आपके बेस पर डिपेंडेंट है कि आपको कितना टाइम लगेगा। चलिए आइए, ब्रेक अभी नहीं मिलेगा भाई, ये कॉन्सेप्ट पूरा होगा फिर ब्रेक मिलेगा, इसको तोड़िए। हाँ भाई, किया। वो लड़की जो बाहर वेट कर रही है, वो लड़की जो बाहर वेट कर रही है मेरी कजन है, ये मतलब है इसका। लड़की जो बाहर वेट कर रही है मेरी कजन है, ये मतलब है इसका। गर्ल सब्जेक्ट हो गया। अब ये सब्जेक्ट से वर्ब दूर क्यों लिखी, ये भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, है ना? सब्जेक्ट से वर्ब दूर क्यों लिखी, ये भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा। क्यों दूर लिखी है? क्योंकि बीच में एडजेक्टिव और क्लॉज फंसा हुआ है, और एडजेक्टिव नाउन के साथ ही रहेगा, क्लॉज फ्रेज है इसलिए बाद में लिखा, वरना पहले आता। अब शायद आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर क्या बन रहा है यहाँ पे। स्ट्रक्चर ये बन रहा है कि सब्जेक्ट आया, उसके बाद फिर एक एडजेक्टिवल क्लॉज आया, इसलिए वर्ब आपकी दूर चली गई है। वर्ब लिंकिंग वर्ब है, कजन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है, और माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर है जी? लड़की जो बाहर वेट कर रही है मेरी कजन है। हु क्या बन गया? हु बन गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट प्लस में कंजंक्शन की तरह से काम करेगा। इज आपका लिंक सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि आगे वेटिंग मेन वर्ब दी हुई है, और वेट इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है। और आउटसाइड क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। बोलिए, क्लियर है? लड़की लड़की जो बाहर वेट कर रही है मेरी कजन है, लड़की जो बाहर वेट कर रही है मेरी कजन है। अब फिर वही बात, अगर कोई तुमसे पलट के पूछ दे हु क्या है, तुम कहोगे सर रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन का काम कर रहा है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। वेटिंग क्या है? मेन वर्ब है। आउटसाइड क्या है? एडवर्ब प्लेस है। लेकिन अगर कोई तुमसे कह दे सब मिलकर ये पूरा का पूरा इतना क्या है, ये एक शब्द नहीं पूरा बता, तो इसने इस लड़की की विशेषता बताई कि नहीं। कौन सी लड़की? मेरी कजन है। वो लड़की है ना जो बाहर वेट करी, देखो वो मेरी कजन है। वो आदमी जिसने बच्चे को बचाया था, वो आदमी जिसने पर्स चोरी किया था, वो लड़की जो बाहर वेट खड़ी है, जो जैसा जिसने, क्या हो रहा है? एडजेक्टिवल क्लॉज बन रहा है। बोलो भोले भंडारियों, समझ में आया कुछ? सिंपल सी इतनी सी बात है। अगर एक सिंगल वर्ड एडजेक्टिव की तरह से काम करे तो एडजेक्टिव, एक शब्द से ज्यादा यानी शब्दों का समूह एडजेक्टिव के जैसा काम कर दे तो फ्रेज या क्लॉज, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए तो क्लॉज वरना फ्रेज। क्लियर है? अब अगर कोई तुमसे पूछेगा ना हु हुम क्या करते हैं, हु हुम क्या करते हैं, तो उसको बताना कि ये ना एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के काम आते हैं। ऐसी तो मतलब है इसके, वो लड़की जो बाहर वेट कर रही है, जिसने उस आदमी को बचाया, इस टाइप से। हाँ कि ना? अरे बोलो, आई कुछ क्लैरिटी? हाँ भैया। अगर कोई तुमसे पूछेगा ना हु हुम क्या करते हैं, तो कहना एडजेक्टिवल क्लॉज बनाते हैं। आओ एक बार जल्दी से वो 2 एग्जाम्पल देखो जिनको समझाने के लिए अपन ने बात पढ़ी है, फिर ब्रेक दूंगा, फिर वापस आके मिलेंगे। देखो, जैसे ये अपना सेंटेंस था, इसको जैसे दुनिया पढ़ती वैसे तो अपन ने पढ़ाई, लेकिन अब तुम थोड़ा सा सोच पा रहे होगे कि हो क्या रहा है। ये हु देखो, बताने को तो हु हुम आंसर होता है, वो मैं बता सकता हूँ कैसे भी, लेकिन क्यों लगाते हैं हु हुम, ये तो पता हो बच्चे को एरर से पहले। तो समझ भाई, उन्होंने आदमी को सम्मानित किया, कौन से आदमी को बता? ये क्यों लिखा है ये पूरा, ये हु हुम के साथ ये पूरा ढांचा क्यों तैयार किया है? उन्होंने आदमी को सम्मानित किया जिसने बच्चे को बचाया था। ये पूरा का पूरा एडजेक्टिवल क्लॉज है। हाँ जी।
रजत को लड़का मिल गया। कौन सा लड़का मिल गया? जिसे तुम ढूंढ रहे थे। ये पूरा क्या बन रहा है? ये एडजेक्टिवल क्लॉज बन रहा है। बोलो भाई, समझ में आया? चलो जल्दी से 3-4 मिनट का ब्रेक लो, फिर वापस आके इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? हु कहाँ लगेगा, हुम कहाँ लगेगा, वो अभी आएगा। 2 मिनट रुक जाओ, शांति रखो। अभी तो हु हुम तो मैंने पढ़ाया नहीं, अभी तो एडजेक्टिवल क्लॉज पढ़ा है। एडजेक्टिवल क्लॉज समझ आ गया? हु हुम भी समझा दूंगा। शांति, आराम से वॉशरूम वगैरह जाके आओ, 2 घूंट पानी पी के आओ, सब कराऊंगा। हाँ जी। और भाई अगर किसी ने वो डाउट वाले नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे डाउट वगैरह भेज रखे हैं तो प्लीज़ थोड़ा वेट कर लेना यार। आज से मैं धीरे धीरे निपटाना शुरू करूंगा। पेंडिंग बैकलॉग जो है, 5 एक दिन रुक जाओ, मिल जाएगा सबका रिप्लाई, है ना? इंडियन मैन होगा तो इंडियन को एडजेक्टिव कह देंगे, फ्रॉम इंडिया है तो वो फ्रॉम इंडिया एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। इतनी सी बात है। चलो, तो अभी हमने एडजेक्टिवल फ्रेज पढ़ लिया, है ना? हु हुम के टॉपिक पे आने से पहले बिल्कुल एक सिमिलर सा टॉपिक है, वो भी साथ के साथ निपटा देते हैं ना, क्योंकि वो अलग से क्यों पढ़ेंगे? बिल्कुल डिट्टो सेम टॉपिक है। बिल्कुल डिट्टो सेम टॉपिक है। हालांकि अभी जो अपन ने पढ़ना उससे रिलेशन नहीं है, लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेज के जैसा ही था, तो साथ के साथ ही निपटा लो इसको, आगे काम आएगा, है ना? जैसे अभी एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल क्लॉज पढ़ाया, ऐसे ही एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्बियल क्लॉज है। क्या होता है एडवर्ब? जो किसी वर्ब की एडजेक्टिव की विशेषता बताए। यही बात है ना, वर्ब की, एडवर्ब की एडजेक्टिव की विशेषता बताए। एक सिंगल वर्ड एडवर्ब हो तो एडवर्ब, शब्दों का समूह एडवर्ब हो तो फ्रेज या क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए तो क्लॉज वरना फ्रेज। इतनी बात है जैसी एडजेक्टिव में थी। इस बार मुझे 100% यकीन है तुम खुद कर दोगे। इन 3 सेंटेंसेस को देखो और सोचो, कहाँ एडवर्ब है, कहाँ एडवर्बियल फ्रेज है, कहाँ एडवर्बियल क्लॉज है, कर दोगे तुम। 2 मिनट है, सोचो।
आ जाओ। शी विल कॉल मी टुमारो, वो मुझे कल फोन करेगी। इसी उम्मीद में बहुत लोग जी रहे होते हैं, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। शी सब्जेक्ट है, वी विल हेल्पिंग वर्ब है, कॉल मेन वर्ब है, मी इसका ऑब्जेक्ट है। वो मुझे कॉल करेगी, कब कॉल करेगी? कल। कॉल करने का टाइम बताया, ये बना एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, शी सब्जेक्ट है, ये इतना आगे वाला पार्ट तो कॉमन ही है सब में, है ना। शी सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, कॉल मेन वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, ये तो सब में कॉमन है। एट प्रीपोजिशन है, ये 2 AM प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कोई पर्टिकुलर समय है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप प्रॉपर है। जैसे टुमारो कॉल करने का टाइम बता रहा है, ऐसे तुम एट 2 AM को देखो क्या कर रहा है ये। अगर कोई पूछेगा अकेला एट क्या है, तुम कहोगे प्रीपोजिशन है। 2 AM क्या है? नाउन है। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछ दे कि ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, तो ये कॉल का टाइम बता रहे हैं, यस और नो। जो एक्शन का टाइम बताए, वर्ब के होने का टाइम बताए, वो एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। इस बार ये सिंपल एडवर्ब नहीं है, तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम कह लो। इस बार इसको एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम कह लो। सेम ऐसे ही, शी विल कॉल मी, वो मुझे कॉल करेगी। कब कॉल करेगी? जब राहुल उसे कॉल करेगा, है ना। राहुल जब उसे कॉल करके ब्रेकअप करेगा ना, तब देखियो मुझे कॉल करेगी। वैसे फ्रेंड जोन का रखा मुझे, तो राहुल सब्जेक्ट हो गया, कॉल्स वर्ब है, हर इसका ऑब्जेक्ट है, और व्हेन कंजंक्शन है। अगर कोई तुमसे पूछे व्हेन क्या है, तुम कहोगे कंजंक्शन है। अगर कोई पूछे राहुल क्या है, तुम कहोगे सब्जेक्ट है, नाउन है। कॉल क्या है? वर्ब है। हर क्या है? प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछ दे ये पूरा क्या है, तो सर ये तो कॉल करने का टाइम बता रहा है। तो जैसे भाई सिंगल वर्ड हो तो एडवर्ब, शब्दों का समूह हो तो फ्रेज या क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया, इसलिए एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। अब सर बात समझ में आ गई है। अब बात बनती है, तीनों जो आपने एक ही स्लाइड पे लिख दिया ना सर, इससे और मजा आया। तो एक काम करो, तुम इनको रगड़ दो। आई सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है, हियर क्या बना? एडवर्ब प्लेस बना। ठीक, आई सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, ये इतना पोर्शन तो कॉमन रहेगा। एड प्रीपोजिशन और स्टेशन इसका ऑब्जेक्ट है। अगर कोई तुमसे पूछेगा एट अकेला क्या है, तुम कहोगे प्रीपोजिशन है। अगर कोई तुमसे पूछेगा स्टेशन क्या है, तुम कहोगे नाउन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर कोई तुमसे कह दे दोनों क्या है, ये दोनों ने मिलकर क्या काम किया, तुम कहोगे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस बना दिया। अक्सर आप देखोगे ये जो एडजेक्टिवल या एडवर्बियल फ्रेज होते हैं ना, एडजेक्टिवल या एडवर्बियल फ्रेज जो होते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि ये प्रीपोजिशन प्लस में नाउन से क्रिएट होते हैं। प्रीपोजिशन प्लस में नाउन का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये अक्सर एडवर्बियल या एडजेक्टिवल फ्रेज क्रिएट करने के काम आता है। पहचान है एक। ठीक है, आई सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, हर इसका ऑब्जेक्ट है। मैं उससे मिला था। कहाँ मिला था? जहाँ हमने लंच किया था ना, वहां मिला था मैं उससे। कहीं और चला जाया कर भाई, एक ही जगह सबको घुमाता रहता है। वेटर भी पहचानने लगे तुझे। आई मेट हर, मैं उससे मिला था कहाँ? जहाँ हमने लंच किया था। वी सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी बताया था
जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव अ कार, और एक मैं करूँ आई हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसमें आई सब्जेक्ट है, हैव मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। इसमें आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सॉल्व मेन वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये जो हैव है, ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाता है, मेन वर्ब भी बन जाता है। अब काफी बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये लिंकिंग वर्ब नहीं है? नहीं बच्चे, लिंकिंग वर्ब नहीं है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब में तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। आई एम अ टीचर, ही वॉज अ डॉक्टर। क्या मैं और गाड़ी एक ही है क्या? क्या मैं और गाड़ी एक ही है क्या? नहीं ना। तो लिंकिंग वर्ब होती है बी की फॉर्म। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले एक बार ये ऐसा चार्ट सा टाइप का लिखा होगा। हेल्पिंग वर्ब कह लो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब कह लो, हेल्पिंग वर्ब देसी नाम है, ऑक्सिलरी वर्ब इनका हाई फाई नाम है। ये होती है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। एक होती है प्राइमरी वाली, प्राइमरी वाली में आती है बी की फॉर्म, यानी इज एम आर वाज वर्ब, हैव की फॉर्म हैज हैव हैड, और डू की फॉर्म। और एक होती है मॉडल वाली। मॉडल कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ये सब, ठीक है। इसमें लिंकिंग वर्ब सिर्फ बी की फॉर्म होती है बच्चे, बाकी सबको मत मानने, लेकिन हाँ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों काम कर पाना, ये तीनों कर सकती है। आई हैव अ कार में हैव मेन वर्ब है, आई डिड इट, आई डिड द टास्क में डिड मेन वर्ब है। कुछ मेरी बात आई समझ में? हेल्पिंग वर्ब इतनी है, या तो ये प्राइमरी वाली या मॉडल वाली। कैन, कोड, मे, माइट, संख्या में टोटल 13 होते हैं, 13 मॉडल्स हैं और 3 ही हो गए। इतनी होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अच्छा, इसमें से ये वाली जो प्राइमरी वाली है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों बन जाती हैं, मॉडल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं। आई कैन क्रिकेट नहीं लिख पाओगे, वर्ब चाहिए। इनको आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों बना सकते हो, ठीक है। अब कन्हैया, नीड डेयर, इसको पता है, इसने पहले कोचिंग ले रखी है ना। नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बन जाते हैं, लेकिन अब इसको ज्ञान दिखाना भी तो जरूरी है। टेंशन ना ले भाई, जब मॉडल चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आ जाएगा। अभी अपने पास रख थोड़ा ज्ञान अपना। आइए वापस। चलिए, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इसमें हैड मेन वर्ब है, और लंच क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं उससे यहाँ मिला, मैं उससे स्टेशन पे मिला, मैं उससे वहां मिला जहां हमने खाना खाया था। तो अगर आप देख पा रहे हैं, अगर कोई पूछेगा पूरा क्या है, तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस। बोलो भाई, फंडा समझ में आ गया क्या? हाँ जी। कितनी सी बात है यार, एक वर्ड एडवर्ब हो तो एडवर्ब, शब्दों का समूह हो तो फ्रेज, या क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया तो क्लॉज ना तो फ्रेज। 2 लाइन से ऊपर की बात नहीं है। चलो, लौट कर मुद्दे पर आ जाते हैं। फिर से देखिए, हमारा आज का काम है हु हुम को समझना, ठीक है। एक तो जैसे दुनिया पढ़ाती है कि अगले क्लॉज में देख लिया करो, वर्ब के पास अगर ऑब्जेक्ट आ चुका है, सब्जेक्ट चाहिए तो हु लगा दो, सब्जेक्ट आ चुका है ऑब्जेक्ट चाहिए तो हुम लगा दो, बात खत्म। लेकिन बच्चे ऐसे पढ़ोगे ना तो थोड़ा सेंटेंस ट्विस्ट होते ही दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। अब इसको मेरे तरीके से पढ़ो एक बार, ठीक है। मैं पूरा एक बार इरेज कर रहा हूँ और फिर से आपको बता रहा हूँ कि क्या इसके पीछे का मैकेनिक्स क्या है। देखो, दे सब्जेक्ट है, रिवार्ड वर्ब है, मैन ऑब्जेक्ट है। उन्होंने मैन को सम्मानित किया, ठीक है। उन्होंने मैन को सम्मानित किया, उन्होंने आदमी को सम्मानित किया, ठीक। अब ये सारा ढांचा, पहली बात तो मैंने आगे का लिखा क्यों है, हु हुम लगाती क्यों है? क्योंकि मुझे इस नाउन की विशेषता बताने वाला एक क्लॉज लिखना है, मुझे एक एडजेक्टिवल क्लॉज लिखना है। पहले तो अगली बार अगर आपसे को पूछेगा हु हुम का अस्तित्व क्या है, क्यों लगाते हैं, तो एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के काम आते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले क्लॉज बनाने के काम आते हैं। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी। अच्छा, अब अगर मुझसे पूछोगे हु आएगा कि हुम आएगा, अगर मुझसे पूछोगे हु आएगा कि हुम आएगा, तो बिल्कुल एक बेसिक सी बात है, और वो बात क्या है? ये जो हु है, हुम है, ये जो हु हुम आप जो कुछ भी लगा रहे हो, ये किसके लिए लगा रहे हो? मैन के लिए लगा रहे हो, यानी इसका मतलब मैन है, यानी इसका मतलब मैन है। अब आप सिंपली चेक करो कि ये जो वर्ब है आगे, हु हुम का लेना देना इसी वर्ब से है ना, इस वर्ब से मत चेक करने लग जाना, कई वर्ड से चेक करने लग जाओ। इस वर्ब के लिए लगाना है ना हु हुम। आप चेक करो कि इसमें जो एक्शन हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है? बचाने का, है ना, बच्चे को बचाया जा रहा है। ये जो सेव वर्ब है, ये जो सेव वर्ब है, इसके साथ मैन का क्या रिलेशन है? मैन क्या कर रहा है? मैन को बचाया जा रहा है कि मैन किसी को बचा रहा है? क्योंकि हु हुम का मतलब क्या है? मैन। इसका सेव के साथ क्या रिलेशन है? डूअर वाला रिलेशन है कि रिसीवर वाला? मैन ने किसी को बचाया, मैन ने किसी को बचाया कि मैन को बचाया गया? मैन सेव करने का डूअर है कि रिसीवर है? डूअर है। अरे हाँ कि ना? डूअर है, तो यानी सब्जेक्टिव केस लगेगा, बात खत्म। ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन का काम कर रहा है,
एक ही समय पर 2 काम किए इसने, प्रोनाउन होने के नाते नाउन के साथ आया, वर्ब का सब्जेक्ट बना, कंजंक्शन होने के नाते 2 क्लॉज को जॉइन किया। हाँ कि ना? ऐसे ही अब इसको समझते हैं। ऐसे ही अब इसको समझते हैं। देखो, आपस में बात मत करिए प्लीज, पढ़ लीजिए। बहुत 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 गजब का टॉपिक चल रहा है, बावलो आपस में बात मत करो। रजत सब्जेक्ट हो गया, फाउंड वर्ब हो गया, बॉय ऑब्जेक्ट हो गया। रजत को मिल गया वो लड़का। ये आगे ये क्यों लिखा है तुमने? क्यों लिखा है पूरा? इस लड़के की विशेषता बताने के लिए। रजत को मिल गया वो लड़का जिसने बुक चोरी करी थी। रजत को मिल गया वो लड़का जिसके पापा उसे ढूंढ रहे थे। रजत को मिल गया वो लड़का जिसने टॉफी चुराई थी। ये क्या है? आगे ये क्या लिखा हुआ है? इस बॉय की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिवल क्लॉज है। तो पहली बात तो अगर कोई तुमसे पूछे हु हुम क्या है, क्यों लगाते हैं, तो भैया एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्लॉज बनाने के लिए इनको यूज में लिया जाता है। क्लियर है इतनी बात? बोलो, इतनी बात क्लियर है? अब हु लगेगा कि हुम लगेगा, बिल्कुल बेसिक सा फंडा है। क्या? हु हुम का लेना देना इस वर्ब से है, इस वर्ब से ये हु हुम का लेना देना। और हु हुम किसके लिए लगाया आपने? बॉय के लिए। हु हुम किसके लिए लगाया? बॉय के लिए लगाया। तो अब मुझे बस इतना बता दो कि बॉय का सर्च से क्या रिलेशन है? लड़का किसी को ढूंढ रहा है कि ये लड़के को ढूंढा जा रहा है? लड़के को ढूंढा जा रहा है। लड़का तो रिसीवर है, और रिसीवर है तो यानी ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। बात खत्म। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन बनता है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे आपको चीजों को समझने में ये बात बहुत काम आएगी कि अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसको दोनों फर्ज निभाने जरूरी है। प्रोनाउन होने के नाते देखो नाउन की जगह पर आया, वर्ब का ऑब्जेक्ट बना, कंजंक्शन होने के नाते 2 क्लॉज को ज्वाइन किया। अब आइए इस सेंटेंस पर। अगर इसको रट के करते हो कि चेक कर लो, अच्छा गो को सब्जेक्ट मिल गया तो होम लगा दिया, तो गलत हो जाएगा आंसर। कॉन्सेप्ट से करोगे जैसे मैंने भी पढ़ाया है, तो फिर सोच पाओगे कि इसमें करना क्या है रियलिटी में। पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, आराम से सोचो, ध्यान से सोचो, रटो मत चीजों को, सोचो क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कौन क्या बनेगा, सोचो। सोचो बच्चे, सोचो, सारी बातें सोचो। डूअर है कि रिसीवर है, हु लगता है तो क्या बनता है, हिम लगता है तो क्या बनेगा, कौन किसका क्या जाएगा, सोचो, थोड़ा भेजे पे जोर डालो। इतना टुच्चा होता तो मैं पूछता ही ना। आ जाओ, सोच लिया सब कुछ अपने हिसाब से। वी नीड ए एम्प्लॉय, हमें एक एम्प्लॉय चाहिए।
वी नीड एन एम्प्लॉय, हमें एक एम्प्लॉय चाहिए। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, हमें एक एम्प्लॉय चाहिए जो दिल्ली जा सके काम के लिए। हमें एक एम्प्लॉय चाहिए जो दिल्ली जा सके काम के लिए, वी मतलब है इसका। अरे हाँ के ना। अब मुझे बताओ ये हु हुम जो भी तुम लगाओगे उसका मतलब एम्प्लॉय है, उसका मतलब एम्प्लॉय है ना। तो वो दिल्ली जाने का डूअर है कि रिसीवर है? बोलो। एम्प्लॉय दिल्ली जाने का डूअर है कि रिसीवर है? ऑब्वियसली डूअर है। और अगर कतई मतलब बिल्कुल ही सोच नहीं पा रहे तो एक बात इतनी तो जानते हो कि गो वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, झंडू हो। गो वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट तो वो कभी रखती ही नहीं, तो रिसीवर कैसे हो सकता है कोई उसका? जब गो वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसका रिसीवर कैसे हो सकता है कोई? बोलो। तो यहाँ होम किसी कीमत पर नहीं आ सकता। अब सोचो जो रट्टू तोते हैं जो ऐसे ऐसे बार रट के चले जाते हैं, तब तक तो बल मिल जाए, वो आपको तब तक मिल जाए तो हुम लगा देना, ना मिले तो हुम लगा देना। कैसे होगा उनका काम? सोचो। एक छोटा सा मैंने काम कर दिया, कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर एक इंट्रांजिटिव वर्ब लिख दी और सारे रट्टे की धज्जियां उड़ गई। बताओ। तो भैया सिंपल सी बात यह है कि इंप्लॉय इस काम का डूअर है। डूअर है तो सब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन दिक्कत पता क्या है? दिक्कत यह है कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसको क्या काम करना है? प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन का काम करना है। हाँ के ना? रिलेटिव प्रोनाउन है ना ये, तो इसको प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन का काम करना है। अब कंजंक्शन होने के नाते दो क्लॉज को जोड़ रहा है, हाँ जी जोड़ रहा है। प्रोनाउन होने के नाते इंप्लॉय की जगह पे आ रहा है, हाँ जी, लेकिन अगले क्लॉज में सब्जेक्ट भी तो बनेगा। अगर तुम पहले ही सब्जेक्ट लिख दोगे तो ये हु कैसे लगा पाओगे? काफी बच्चे कहेंगे सर हु को लगाने को रहने दो, तो फिर क्लॉज कैसे लिखोगे अगला, क्योंकि कंजंक्शन भी तो इसी को बनना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था कि ही नहीं आएगा यहाँ। अब जो रटने वाले हैं वो हु हुम ढूंढ रहे हैं, और सही आंसर था कि ही हटना था। सही आंसर था कि इस क्वेश्चन में ही गलत है। बताओ। अब एक भाई कह रहा है कि टू दिल्ली को इन्फिनेटिव कर देते हैं, इन्फिनेटिव बनता है टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म से। दिल्ली वर्ब है भाई, है भाई? दिल्ली वर्ब है क्या? क्या पढ़ा है इन्फिनेटिव? टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म जब नाउन की तरह से काम करे तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। ये पढ़ाया? और तुमने टू दिल्ली को इन्फिनेटिव कर लिया। चलो इसको करके दिखाओ। कुमार पूछ रहे हैं ही क्यों नहीं रहेगा? सारी कथा हो गई, कुमार पूछ रहे हैं सीता जी कौन थी? देवा, ही इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि हमने इस एम्प्लॉय के लिए यहाँ एक एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा। हमें एक एम्प्लॉय चाहिए, हमें एक एम्प्लॉय चाहिए जो दिल्ली जा सके काम के लिए। तो जो एम्प्लॉय है यानी जो हु है, हु हुम में से जो भरते हैं वो गो वर्ब का डूअर है, इसलिए सब्जेक्टिव की चीज, इसलिए हु आएगा। और हु अपने आप में सब्जेक्ट बनने का काम करता है, तो ही और हु दोनों लिख दोगे, दोनों सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब एक ही सब्जेक्ट लिख सकते हो ना, तो सर ही को रख लें, हु को ना लिखे तो कंजंक्शन चली जाएगी। तो फिर इलाज क्या है? ही को हटाना। ठीक है। अब ऋषि भाई कह रहे हैं हु को हुम में चेंज कर दें तो ऋषि भाई एक काम करो, भांग पीना छोड़ दो। 50 बार बता दिया कि गो वर्ब इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं रखती, तो हुम से क्या डिस्को डांस कराओगे यहाँ, जब यहाँ हुम आ ही नहीं सकता। ये पता है ये कौन से हैं? ऋषि, माँ कसम खाजा क्लास के बिल्कुल शुरुआत से आ रहा है। बाकी पिछली क्लास छोड़, आज की पूरी क्लास भी तूने पूरी देखी है। कितने बजे आया सच बता? कितने बजे आया? सच बता कितने बजे आया? 14 मिनट पहले आ गया। अभी से 14 मिनट पहले, क्लास स्टार्ट से 14 मिनट पहले। तो बच्चा भांग पीना छोड़, फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। नींबू चाट दिन में 10 बार। होली वाली उतरी नहीं तेरी अभी। इसको करो भाई। रेस्क्यू मतलब बचाना। और मजाक की बात हो रहा है, ऋषि हो या और जो बच्चे हो, मजाक की बात बच्चे हो रहा है। ये जो 4 क्लासेस हैं जैसा मैंने आपको बताया, बहुत हैवी है। ठीक है, बहुत हैवी है। आज से कल वाली हैवी होगी और कल से परसों वाली हैवी होगी। बहुत हैवी क्लासेस हैं ये। कोशिश करो, ठीक है, कोशिश क्या करो मतलब एक बार 2x स्पीड पर देख दो, आ जाएगा समझ में। लेकिन हर बच्चे को देखना पड़ेगा। रेस्क्यू माने बचाना,
रेस्क्यू माने बचाना, रेस्क्यू माने बचाना, रेस्क्यू माने बचाना। माँ कसम है, हर बच्चे को सारी जिंदगी सिलेक्शन नहीं होगा। 2x स्पीड पर ये क्लास देखनी ही देखनी है, चाहे नोट्स बनाते हुए दोबारा देखो या जब तुम्हें टाइम मिले। सारी जिंदगी सिलेक्शन नहीं होगा उस बच्चे का जो इस क्लास को 2x स्पीड पर दोबारा नहीं देखेगा। इसके लिए एक्सेप्शन वो है जिन्होंने पिछली बार ये बैच लगा रखा। आपने एक ही बार देख ली बहुत है। जो इस बैच में नए बच्चे हैं, एक एक बच्चा 2x स्पीड पर देखो, चाहे नोट्स बनाते वक्त देख लेना भी, ऐसा नहीं मैं 2x स्पीड पर भी देखो, फिर नोट्स के टाइम भी दोबारा देखनी। बस एक बार ये पूरी क्लास दोबारा देखनी है। हाँ जी, आइए जरा। पुलिस रेस्क्यूड द बॉय हु स्लैश हुम किडनैपर हैड टाइड हिम टू अ चेयर। पुलिस ने उस बच्चे को बचा लिया जिसे किडनैपर ने कुर्सी से बांध रखा था। सेंटेंस का मतलब है ये, पुलिस बन गया सब्जेक्ट, रेस्क्यूड बन गया वर्ब, बॉय बन गया ऑब्जेक्ट। पुलिस ने रेस्क्यू कर दिया लड़के को, पुलिस ने रेस्क्यू कर दिया लड़के को। ठीक है, कौन से लड़के को? जिसे किडनैपर ने बांध रखा था। हु हुम जो भी लगाओगे इसका मतलब बॉय है और उसका लेना देना इस वर्ब से है। अब मुझे बताओ, कुर्सी से बांधने का है, लड़का डूअर है कि रिसीवर है? लड़के ने किसी को कुर्सी से बांधा कि लड़के को बांधा गया? बोलो, लड़के ने किसी को कुर्सी से बांधा है कि लड़के को बांधा गया है? किडनैपर बांधेगा ना लड़के को, तो रिसीवर बनेगा। रिसीवर बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, किडनैपर सब्जेक्ट बनेगा, हेड हेल्पिंग वर्ब है, टाइड मेन वर्ब है। लेकिन एक और दिक्कत है, अब अगर तुम हिम ऑब्जेक्ट पहले ही लिख दोगे, अगर तुम हिम ऑब्जेक्ट पहले ही लिख दोगे तो हुम कैसे लगा सकते हो? क्योंकि हुम क्या बनता है? हुम रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये क्या बनता है? ये साथ की साथ ऑब्जेक्ट भी बनेगा, यानी प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन दोनों काम करने हैं ना इसको। तो इसको प्रोनाउन बनना और कंजंक्शन बनना दोनों काम करने हैं। कंजंक्शन होने के नाते दो क्लॉज को जोड़ रहा है, हाँ जी। प्रोनाउन होने के नाते अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा कि ना? हु होगा तो सब्जेक्ट बनेगा, हुम होगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर तू ऑब्जेक्ट पहले ही लिख देगा तो हुम कैसे लगाया? और बिना हुम लगाए काम नहीं चलेगा, क्योंकि हुम ने कंजंक्शन का भी काम करना है। हुम नहीं तो इस पूरे क्लॉज को कनेक्ट करना है। अगर हुम ही नहीं लिखोगे तो अगला क्लॉज कैसे लिखोगे? तो ये हिम हटाना पड़ेगा, ये हिम यहां से हटेगा, हुम आएगा और हिम हटेगा। अब सोचो, अगर मैं इसी सेंटेंस में पहले ही हुम लिख के दे दूं, ऐसे हुम लिख के दे दूं, तो तुम्हें क्या लगता है कितने परसेंट बच्चा ये एरर निकाल देगा कि हिम कटना है? पेपर में ऐसे एरर बना दूं, ये स्लैश लगा दिया, ये स्लैश लगा दिया, अब एरर क्या है इसमें? हिम हटेगा। और जो हुम के रट्टू तोते हैं वो क्या है? बी में मार के चले जाएंगे। उनका सिंपल फंडा है जिंदगी में, हु दिखे तो हुम टाप देना, हुम दिखे तो हु टाप देना। वो ज्यादा इतना लोड नहीं लेते वो, क्या लग रहा है क्यों लग रहा है इतना थोड़ी सोचते हैं। हाँ जी, को दिमाग की बत्ती जली थोड़ी मोटी। अच्छा टॉपिक था, ठीक है, अच्छा टॉपिक था। 2x स्पीड पर हर बच्चे को देखना ही देखना है। और कल फिर से 8 से 10 में आपकी एक्स्ट्रा क्लास है। कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है 8 से 10 में, ठीक है। चलो, आज के लिए गुड नाइट, कल मिलेंगे।